एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्टूडेंट याद होगा कि हम लोगों ने जो सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा भी था जब आपका चैप्टर फिनिश हुआ था कि जो इसके मिड सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इसको अलग वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूरे चैप्टर फिनिश होने से पूछ लिए जाते हैं, कुछ उसी टॉपिक के होते हैं। तो बेटर है कि पहले चैप्टर फिनिश पूरा कर लें, उसके बाद उसके मिड चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो आपके सामने स्लाइड अपेयर है, कैन यू रिकॉल की है। फर्स्ट है आपके पूरा फर्स्ट जो आपका पेज है वहीं पर है कैन यू रिकॉल में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु ऑब्जर्व्ड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। वन वर्ड का क्वेश्चन है एंड एवरीवन नोस द आंसर, इट्स रॉबर्ट हुक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से, बचपन ही हुआ। इट्स रॉबर्ट हुक। हु मेड who made the first microscope? It's Anton Leeuwenhoek, राइट? यही है हमारे सबसे पहले हमारे फर्स्ट माइक्रोस्कोप को बनाने वाले थे एंटोन ल्यूवेनहॉक। पहला कौन उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू अनियन पील सेल्स एंड आवर बॉडी सेल्स डिफर। कि हमारे जो अनियन पील्स के सेल्स होते हैं और जो बॉडी के सेल्स हैं किस तरीके से डिफर है। अनियन पील सेल्स आर डेड सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, प्लांट जब आप लोगों ने प्लांट सेल्स पढ़े होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये भी कि मोस्टली 80% प्लांट्स के या किसी भी फ्रूट के फ्लावर के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी अपना सपोर्ट नहीं चाहिए होता है किसी बॉडी को। तो अनियन पील्स के फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेड सेल होते हैं। यही हम बॉडी सेल्स की बात करें तो आपके 95% सेल्स होती हैं जो कि आपकी लिविंग होते हैं। तो बॉडी सेल्स हमारे लिविंग हैं और अनियन पील्स के सेल्स हमारे डेड सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो अनियन पील सेल्स है राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं। आपको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं तरीके से जो डिफरेंस है वो शो करना है, तो डिफरेंस के बेसिस पर ही लिखिए। अनियन पील सेल्स की बात करें थोड़ा राउंड शेप में होते हैं। बॉडी सेल्स के हमारे राउंड नहीं होते, डिफरेंट शेप होती है। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज सेड टू बी प्रिमिटिव। जो हमारा बैक्टीरियल न्यूक्लियस है उसको हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों कहते हैं। देखिए हम लोगों ने दो टाइप के सेल पढ़े थे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि ज्यादातर जो बैक्टीरियल में हमारे सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यही पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक तरीके से इनकम्प्लीट सेल हैं, इनकम्प्लीट सेल्स हैं एंड उनमें न्यूक्लियस भी इनकम्प्लीट होता है, वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बहुत सारी चीजें। तो जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में फैला होता है। That is why the bacterial nucleus is said to be primitive. And student ये चीज तो मैं बार बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ। मैं यहाँ कोई आपको पूरी समरी या थ्योरी नहीं लिखवाने वाली हूँ। वी आर ओनली डिस्कसिंग। हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि आंसर क्या हो सकता है। यू आर इन 11th स्टूडेंट और आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे लिखोगे। टीचर नहीं अब आपको बताएगा, बार बार बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज योर ब्रेन के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, बचपन से आ रहे हैं। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप इसको ले सकते हैं कि एटलीस्ट आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना 4 या 5 मार्क्स का आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन डिटेल।
देखिए, सबसे पहले तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताना पड़ेगा दैट व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप उसको बताओगे तो क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल, राइट? सेल ऑर्गेनल होता है which has its own DNA and ribosome। पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताओ ना। जब कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा हाँ इसमें इतनी काबिलियत क्यों है। जब तक आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताओगे तो क्या दूसरा बंदा कैसे पहचानेगा दैट ये आप इस काम को कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या फिर आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो पहले उसके कैरेक्टर के बारे में बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया द सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम्स, और डीएनए राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को खुद को सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है। कैरेक्टर बता दिए, आगे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हम लोग बॉडी में, जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज आता है सेल्स के अंदर जाता है, इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, दोनों कॉम्बाइन होते हैं। देन साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी पूरी प्रोसेस होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कॉम्बाइन होने की। हमारा प्रोडक्ट बन जाता है पायरुविक एसिड। प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से, यहाँ पर पायरुविक एसिड की जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड प्लस ऑक्सीजन कॉम्बाइन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एनर्जी की रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। अगर एरोबिक है, एरोबिक की बात कर रहे हैं तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रोड्यूस्ड होती है और स्टोर हो जाती है जब तक हमारे सेल्स या हमारे बॉडी ऑर्गन को उस एनर्जी की जरूरत नहीं है। That's why mitochondria is the powerhouse of the cell because it stores energy in the form of ATP. Next question second, are mitochondria present in all eukaryotic cells? क्या माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? सो यस, इट्स आंसर इज यस। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। दिस रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर टू डू देयर वर्क। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा हायर एनिमल्स में ही होते हैं, ये तो हमने पढ़ाई है। जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनको अपने काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी कहाँ से मिलेगी उन्हें? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। So all eukaryotic cells has mitochondria present inside them. This is a simple reason, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला। सिंपल आप उसको रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैन यू रिकॉल पर। Consider the following cells and comment about the position, shape and a number of nuclei in a eukaryotic cells। देखिए आप लोगों को मैंने सेल्स, पोजीशन, शेप और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपको खुद को अपना एग्जाम्पल लेके करना है। जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड कॉर्पस होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं या एडिपोसाइट्स हैं। मैं आपको जो आपका लास्ट चैप्टर था प्लांट और एनिमल टिश्यूज वाला, उसमें आप लोगों ने क्लास 9th में भी होगा 10th में भी होगा। आप क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ब्लड कॉर्पस में आपका प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सब आ जाएगा। सबको एक टेबल बनाइए, उनकी शेप, पोजीशन एंड न्यूक्लियन सबके बारे में लिखना है, तो आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, व्हाई न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज अ कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल। पूछा गया है कि न्यूक्लियस को हम लोग सेल की कंट्रोल यूनिट क्यों कहते हैं। बोलते हैं ना ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर बात करते हैं, देखिए किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए पावर होनी चाहिए, राइट? पावर होती है डीएनए में, क्रोमोसोम्स में, प्रोटीन में, जीन में, राइबोसोम्स में, आरएनए में, और ये जितनी भी कंपोनेंट है ना ये सब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा, हाँ जीन, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, दैट विल, या येलो इज गुड। जीन प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और आरएनए को भी सिंथेसाइज करते हैं। और जब यही सारी एनर्जी गिविंग
एनर्जी गिविंग कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस को भला हम क्यों कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल ना कहें? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल व्हिच कंट्रोल्स द ऑल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। राइट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये भी आपका, 2 ज्यादा से ज्यादा 3 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, कैन सेल्स लाइक जाइलम और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी इज कॉल्ड लिविंग? पूछा गया है कि जो जाइलम है, सेल्स, कैन सेल्स लाइक जाइलम और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी इज कॉल्ड लिविंग? यस, इट इज कॉल्ड लिविंग, लेकिन हमें इसमें रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों कहते हैं हमको लिविंग। देखिए, जो ह्यूमन आरबीसी है वो तो लिविंग है ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा बॉडी का बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा रहे हैं, पूरे हमारे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है, तो वो तो लिविंग होंगे ही होंगे। यही हम बात करें जाइलम की, जो कि हमारा टिश्यू होता है, 4 सेल से मिलकर बना होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्रैनियनकाइमा, वेसल्स एंड ट्रैकीज। राइट, 4 सेल से मिलकर बना होता है हमारा जाइलम टिश्यू। मैम बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही है, बट मेरे ख्याल से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन सब चीजों के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए हो, तो चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाना इट्स नॉट गुड, यू आर इन हायर क्लास। जाइलम जो कि हमारे 4 सेल से मिलकर बना होता है, वेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स कह दीजिए, स्क्लेरेन्काइमा कह दीजिए। जाइलम फाइबर्स या स्क्लेरेन्काइमा होते हैं आपके डेड, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं आपके जाइलम टिश्यू को एक पूरे सिस्टम में रहने के लिए। बाकी बच्चे आपके वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, दे आर लिविंग, दे आर लिविंग। व्हाई? बिकॉज जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का, एंड इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और जब भी हमें सेल को या टिश्यू को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने फंक्शंस को अकर करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए, उसमें जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, डेड नहीं हो सकते, क्योंकि डेड सेल्स या टिश्यूज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने का। जाइलम एंड आरबीसी इज नॉट गिविंग आर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ये हमारी बॉडी में बहुत अलग फंक्शन कर रहे हैं, सो दे आर लिविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज ए साइंकेटियम एंड क्रोनोसाइट्स। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर कराया तो उसमें आया भी था आपका व्हाट इज साइंकेटियम एंड व्हाट इज कॉर्नियोसाइट्स। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंकाइटियम की। व्हाट इज सिंकाइटियम? देखिए, सिंकाइटियम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। सिंकाइटियम एक्चुअली यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म है। सिंकाइटियम इज अ प्लूरल फॉर्म। जब हम इसकी सिंगुलर की बात करते हैं, सिम्प्लाज्म बोलते हैं इसे, सिम्प्लाज्म। राइट, अब यहाँ पर क्या होता है, अ सेल, मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, ये एक्चुअली 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स में, ज्यादा नहीं, तो डेफिनेशन इनफ है। अ सेल इज अ मल्टीन्यूक्लिएट, आपके साथ के साथ लिखते जाइए, मल्टीन्यूक्लिएट सेल which can result from multiple cell fusion of यूनिन्यूक्लियर सेल, मैं रिपीट भी करती जा रही हूँ, बोलती भी जा रही हूँ, तो मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये सिंकाइटियम इज अ प्लूरल फॉर्म। अ सेल विच इज अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल, मैं हिंदी में बताती हूँ, एक ऐसा सेल जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अ सेल इज अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल which can result from multiple cell fusion of nuclear cell. That mean ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल है ये बनता कब है?
जब सिंपल यूनी न्यूक्लियर सेल कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो हर एक सेल का, हर एक यूनी सेल का एक एक न्यूक्लियस होगा। अब सारे के सारे न्यूक्लियस यानी कि सेल कंबाइन हो गए, तो जब सेल एक नया रिजल्ट आता है तो उसमें कितने सेल्स होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अगर 4 सेल कंबाइन हुए तो 4 न्यूक्लियस, 5 हुए तो 5 न्यूक्लियस, 10 हुए तो 10 न्यूक्लियस। सो सिंकाइटियम इज अ सेल विच इज मल्टी न्यूक्लिएट सेल। यही हम बात करेंगे जब कॉइन्योसाइट्स की। इसका भी थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं आप लोगों को। क्योनोसाइट, a cell with a cell with a single nucleus। उल्टा कर दीजिए इसका, a cell with single nucleus which can result which can result from multiple nuclear cell fission। कॉइनोसाइट का मतलब होता है एक ऐसा सेल जो कि सिंगल न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट हो। कॉइनोसाइट एक ऐसा सेल है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कैसे बन के आता है? जब आपका कोई भी मल्टी न्यूक्लियर सेल फिजन करेगा, फिजन का मतलब ब्रेक होगा, और अलग अलग सिंगल सेल न्यूक्लियस सेल में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉइनोसाइट्स। डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है व्हाई डू बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगेला कंसीडर द स्मॉलेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। बेसल बॉडी का मतलब जो फ्लैगेला होता है। देखिए बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उसके पीछे फ्लैगेला लगा रहता है, आप लोगों ने देखा भी है। फ्लैगेला होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस पूरे फ्लैगेला यानी कि टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्मॉलेस्ट मोटर मानते हैं पूरी वर्ल्ड में। क्यों? रीजन ये है यहाँ पर आपका कि जो टेल होती है, फ्लैगेला होता है, वो कुछ इस टाइप की टेल होती है। अंदर का स्ट्रक्चर है, इसमें रिंग्स लगी रहती हैं इस तरीके से। अंदर क्या है? रिंग्स लगी रहती हैं पूरे बेसल बॉडी या फ्लैगेला में। और ये किसी भी बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। दो ही रीजन है इसके। बेसल बॉडी कंटेन्स रिंग्स इनसाइड देम एंड हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ एनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कह लो, प्रोटोजोआ कह लो, कुछ भी। अगर किसी में भी फ्लैगेला बेसल बॉडी अटैच्ड है विद रिंग्स और उसको मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। बिकॉज मोटर का काम क्या होता है? उसमें रिंग्स अटैच्ड होती हैं और मूवमेंट करने में हेल्प करता है, किसी को चीज को रनिंग करने में हेल्प करता है। so that is why it is called the smallest water in the world। next है describe major differences between prokaryotic and eukaryotic। इसमें डिफरेंसेस पूछे हुए हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। यू कैन राइट, आप लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक इज द इनकम्प्लीट सेल, यूकैरियोटिक इज द कंप्लीट सेल। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है एंड अपना पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है। प्रोकैरियोटिक में कुछ सेल ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक में ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सो यू कैन राइट एनी डिफरेंसेस बिटवीन दैम। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो आप लोग 4 या 5 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प इन हायर मैग्निफिकेशन। यहाँ पर देखिए जब हम लोग एक लेंस और दो लेंस या बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हायर मैग्निफिकेशन में कैसे हेल्प करता है? सिंपल है। यहाँ पे देखिए जितने भी हम लोग यूज करते हैं, कॉन्वेक्स करें या कॉनकेव करें, हर किसी की अपनी कुछ ना कुछ पावर होती है। सपोज करिए मैंने पहला यूज किया, उसकी मैग्निफिकेशन यहाँ पर 2 थी। मैंने सेकंड यूज किया, उसकी भी 2 थी। मैंने थर्ड यूज किया, उसकी 4 थी। मैंने फोर्थ यूज किया, उसकी 5 थी। ये सारी मैग्निफिकेशन क्या करती है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी चीज, बैक्टीरिया को हम लोग दे रहे हैं, उसको बहुत क्लियरली और लार्ज करने में हेल्प करती है। जब मैंने
एक लेंस यूज किया तो उसने सिर्फ किसी भी चीज को सिर्फ इतना मैग्नीफाई किया, ना सिर्फ इतना लार्ज करके दिखाया। मैंने उसी के बाद दूसरा लेंस यूज किया, मेरे को इतना बड़ा दिखाई दिया। मैंने तीसरा यूज किया, मुझे इतना बड़ा दिखाई दिया। मैंने चौथा यूज किया, इतना बड़ा दिखाई दिया। ये क्या कर रहा है, इमेज को ज्यादा से ज्यादा लार्ज करता है एंड देन हमें उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी यूज प्लेन एंड कॉनकेव मिरर एंड डायफ्राम। ये नाम लिखने हैं, आपका पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। सबसे पहले हम लोग प्लेन कहाँ पर यूज करते हैं, तो प्लेन लिख लेते हैं, प्लेन कहाँ यूज किया जाता है। प्लेन, आपका प्लेन मिरर जो होते हैं वो हम लोग पेरिस्कोप में यूज करते हैं। पेरिस्कोप तो आप लोग जानते हैं, पेरिस्कोप में यूज करते हैं। प्रोजेक्टर में यूज करते हैं हम लोग, पेरिस्कोप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, राइट। और जो मिरर टाइल्स आते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, मिरर टाइल्स होते हैं छत पर, सीलिंग पर या वॉल्स की साइड में लगे रहते हैं मिरर टाइल्स, यहाँ पे प्लेन यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर को हम लोग ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं जो कि हमें लार्ज और इरेक्ट देखनी होती है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट जिसके लिए हमें लार्ज और इरेक्ट इमेज चाहिए होती है। यही हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम हमारा माइक्रोमीटर, एलईडी जो सिनेमा प्रोजेक्ट होता है वहां पे यूज किया जाता है। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करनी है, सो सिर्फ नाम लिखिए। प्लेन मिरर को हम लोग पेरिस्कोप, प्रोजेक्टर, मिरर टाइप्स यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग ऐसी इमेज के लिए यूज करते हैं जो कि हमें लार्ज और इरेक्ट चाहिए होती है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि हेडलाइट, सॉरी, हमारा गाड़ी का जो शीशा होता है, लार्ज एंड इरेक्ट, राइट। डायफ्राम हम लोग यूज करते हैं माइक्रोमीटर या फिर एलईडी। एलईडी का मतलब है आपका जो सिनेमा प्रोजेक्टर, सिनेमा जो स्क्रीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। एबिलिटी टू मेक, एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स seem larger। मैग्निफिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लार्ज करके देख सकते हैं, जो कि आपका लेंसेज के थ्रू होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के थ्रू। तो मैग्निफिकेशन इज द एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट टू सीम लार्जर। यहीं पर हम रिजोल्यूशन की बात करें, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या करता है, देखिए, रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन ने क्या किया, मैग्निफिकेशन ने किसी छोटी सी चीज को लार्ज करके दिखाया। यहीं पे रिजोल्यूशन की बात करें, हम किसी चीज को लार्ज करके तो देख सकते हैं लेकिन कभी कभी वो ब्लर हो जाती है। फोन का कैमरा होता है, मैग्निफिकेशन तो बड़ा करती है, रिजोल्यूशन नहीं है, चीज आती है ब्लर, राइट। लेकिन अगर रिजोल्यूशन अच्छा हो, राइट, तो रिजोल्यूशन क्या करता है कि जो जो चीज लार्ज हो गई है लेकिन ब्लर आ रही है, उस ब्लर चीज को एकदम क्लियर करता है। हमारे फोन के आजकल कैमरे बहुत अच्छे होते हैं ना, किसी चीज को ब्लर नहीं होने देता, एकदम क्लियर है। रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। जूम करोगे किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोन के कैमरा से, आपके पास जो भी कैमरा है अवेलेबल, जूम तो हो जाएगा बट ब्लर, ब्लर दिखेगा, धुंधला सा। लेकिन अगर रिजोल्यूशन अच्छा है, रिजोल्यूशन आपने बढ़ाया है, तो वही ब्लर चीज बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। ये काम होता है रिजोल्यूशन का। और रिजोल्यूशन का ज्यादातर जो हम लोग बायोलॉजी में यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास दो बैक्टीरिया, दो वायरस है, उनको कंपेयर कर सके। मैग्नीफाई तो कर देंगे, दो बैक्टीरिया लिए हमने अलग अलग, मैग्निफिकेशन तो कर दिया, यानी कि जूम तो कर दिया, दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ब्लर आ रहे हैं, क्योंकि ब्लर होने की वजह से हम उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। लेकिन जब उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ब्लर से एकदम क्लियर दिखाई देंगे, तो हम उन दोनों बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी चीजें, उन दोनों को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन देख सकते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो रिजोल्यूशन आपका यहाँ पर यूज होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे मिड सेक्शन चैप्टर के वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए।
यहाँ तक अब आपका काम है, आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करिए, अच्छे से नोट्स बना के, जो भी आप जैसे भी करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई करते हैं। हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, हर किसी क्वेश्चन को देखेंगे क्या आंसर आ सकता है इसमें, क्या नहीं है। थ्योरी लिखने का, समरी को, या फिर उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन में आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Last one, and thank you.